तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक देवी दिखाई जाती है जो अनाज और दौलत की एक सिंबल थी और पूरी पृथ्वी इनकी एक कोख थी। तो इस मूवी में ये माना जाता है कि जब पृथ्वी की शुरुआत हुई तो देवी ने बहुत सारे देवताओं को जन्म दिया, लेकिन उसे अपने एक बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार था जो कि उसकी पहली संतान थी जिसका नाम था हस्तर। और ये इस मूवी के अकॉर्डिंग हस्तर की कहीं भी वेद पुराणों में बात नहीं मिलेगी, क्योंकि हस्तर को देवी का सिर्फ पैसा और अनाज ही चाहिए था। दौलत में उसने जैसे जैसे करके पाली, लेकिन जब वो अनाज की तरफ बढ़ा तो उसके बाकी भाई बहनों ने उसे अनाज को बचा लिया। और जैसे ही उसके बाकी भाई बहन उसे मारने आ रहे होते हैं, देवी उसे बचा लेती है। हस्तर को एक सज़ा मिलती है कि उसे कहीं भी नहीं पूजा जाएगा और उसकी कहीं भी सारा उसके नाम इतिहास से मिटा दिए जाएंगे। इस सालों से पूर्ति की देवी ने हस्तर को अपनी कोख में छुपा रखा था। अब जहाँ तुम्बाड़ में जहाँ पूर्ति की देवी ने अपनी कोख में हस्तर को छुपा रखा था, वहाँ के लोग तो हस्तर की पूजा करने लग जाते हैं और वहाँ पर उसका एक मंदिर बना देते हैं। इसी गुस्से में बाकी देवी देवता उस शहर को एक श्राप दे देते हैं कि वहाँ पर हर वक्त बारिश ही होती रहेगी, जो कि कभी रुकती ही नहीं है। तो यहाँ पर कई साल बीत जाने के बाद हमें एक औरत दिखाई जाती है जो कि सरकार के बाड़े में जा रही होती है। यहाँ पर सिर्फ एक ही पंडित बचा होता है जिसका नाम होता है सरकार, इसलिए इसी जगह को सरकार का बाड़ा बुलाया जाता है। अब वो औरत सरकार से गोल्ड कॉइन मांगती है, लेकिन सरकार ये कहते हुए मना कर देता है कि गोल्ड कॉइन ऐसे ही नहीं मिल जाता, उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ से सीन कट होके हमें इस औरत के दो बेटे दिखाए जाते हैं, जिसका नाम होता है बड़े बेटे का नाम होता है विनायक राय और छोटे बेटे का नाम होता है सदाशिव राय। अब वो दोनों अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी माँ रोज ही सरकार के बाड़े में जा रही होती है, लेकिन उस दिन उसे कुछ ज्यादा ही देर हो जाती है। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि आज दादी को कौन खाना खिलाएगा। एक्चुअली इनके घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसे ये दादी बुलाते थे, लेकिन वो इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसकी पूरी बॉडी खराब हो चुकी होती थी। इनकी बॉडी कैसे खराब हुई ये हमें आगे पता चलेगा। दोनों के दोनों गेट खोल के अंदर जाते हैं और तभी इनकी वहाँ पर माँ भी आ जाती हैं। और वो छोटा बेटा अपनी माँ से पूछता है कि आज तुम्हें गोल्ड कॉइन मिला या फिर नहीं। उसकी माँ मना कर देती हैं और यहाँ से सीन कट होकर हमें बताया जाता है कि सरकार की मौत अब यहाँ पर हो चुकी है। ये सब उसका फ्यूनियर कर देते हैं सरकार का। और यहाँ से सीन कट होके उसकी माँ बोलती है अब हम इस गाँव में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से इस गाँव को छोड़ के शहर चले जाएंगे। हमें बताया जाता है कि ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तभी उस समय गाड़ी या फिर बस नहीं हुआ करती थी। सीन कट हो गया, हमें उस पर सदाशिव राव पे दिखाया जाता है, उसके छोटे बेटे पे, जो कि पेड़ की डाली पे खेल रहा होता है। तभी उसका पैर फिसलता है और उसे बहुत ज़्यादा चोट आती है। विनायक राव ये सब देख के अपनी माँ को बुलाता है और उसकी माँ उसे लेके वहाँ पर एक वैद्य के पास जाने लगती है। तभी बड़ा बेटा उससे बोलता है अगर दादी को भूख लगे तो मैं क्या करूं। तभी उसकी माँ बोलती है उसे खाना दे देना, और अगर वो ज़्यादा परेशान करे तो उससे बोलना सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। जब विनायक अपनी दादी की आवाज़ सुनता है, उसकी दादी उसे कहती है तुम्हें खजाना चाहिए। तभी विनायक के मन में लालच आ जाता है। वो सोचता है कि इस बार दादी खजाने का राज बता देंगी। और जब वो कमरे के अंदर जाता है तो उसकी दादी कहती है खजाना सरकार के बाड़े में है। इससे पहले कि विनायक और कुछ सुन पाता है, उसकी दादी उसे पकड़ लेती हैं और घसीट उसे बहुत मारती हैं, और घसीट तो वह उसे पकड़ लेती हैं। वो दादी उससे कहती हैं आज तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और विनायक वही शब्द याद करने की सोच रहा होता है जो उसकी माँ ने कहा था, लेकिन वो उसे याद नहीं आ रहा होता है। और जब उसकी दादी उसे घसीटते हुए एक जगह पे बंद कर देती हैं, जब वो उसे खाने ही वाली होती हैं तभी उसे याद आ जाता है और वो अपनी दादी से कहता है सो जा दादी, वरना हस्तर आ जाएगा। और उसकी दादी गहरी नींद में सो जाती हैं और तभी वहाँ पर उसकी माँ भी आ जाती हैं। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन वो रोने लगती है। इसका मतलब साफ था, उसका भाई वहाँ पर मर चुका है। ये दोनों सुबह होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। विनायक अपनी माँ से गोल्ड कॉइन के बारे में बार बार पूछ रहा होता है। तभी उसकी माँ उसे एक गोल्ड कॉइन देती है और उसे कसम देती है कि वहाँ पर कभी नहीं आएगा। लेकिन विनायक कहता है अगर हम कुछ दिन अपनी दादी को भूखा रहेंगे तो वो खुद ही खजाने के बारे में बता देगी। लेकिन उसकी माँ उसे कसम देती है कि तुम यहाँ पर लौट के कभी नहीं आओगे तुम्बाड़ शहर में। उसे उसकी लालच का फल मिल चुका था, क्योंकि वो अपना एक बेटा खो चुकी थी और वो दूसरा बेटा अपना नहीं खोना चाहती थी। के बाद हमें 15 साल बाद विनायक को दिखाया जाता है, जो कि वापस तुम्बाड़ आया हुआ था, जहां उसकी माँ ने उसे आने से मना किया था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि विनायक को अब भी उसी खजाने की तलाश थी जो कि उसे नहीं मिल पाया था। और यहाँ से वो सीधा अपने तुम्बाड़ वाले घर में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी अब नानी मतलब दादी एक पेड़ में बदल चुकी थी, जो कि उसकी पेड़ की शाखाएं पूरे घर में फैली हुई थी। और वो देखता है कि उसकी नानी का अब सिर्फ
धड़ और एक दिल भी बचा था। वो अपनी नानी से कहता है, अगर तुम मुझे खजाने के बारे में बता दोगी तो हम खजानों को आधा आधा बांट लेंगे। उसकी नानी उसे कहती हैं कि मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अब मैं बहुत साल जी ली, मुझे सिर्फ अब मुक्ति चाहिए। विनायक उनसे एक डील करता है, अगर तुम खजाने का रास्ता मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तभी उसकी नानी उसे कहती हैं कि मैं पुराने ज़माने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थी एक कुएं में उतरने के लिए। विनायक वहाँ पर समझ जाता है कि खजाना वहीं सरकार के बाड़े में है, मतलब एक कुएं में है। वहाँ पर वो अंदर जाता है और वो कई साल उस कुएं को ढूंढने में लगा देता है और वो उसे कुआं मिल भी जाता है, उतरने की प्रैक्टिस भी करता है वो कुएं में। और यहाँ पर वो अपनी नानी के पास फिर से आता है क्योंकि उससे अभी और बातें जाननी थी, और वहाँ पर उसकी नानी उसे सारी बात बता देती है और वो अपनी नानी को आज़ाद कर देता है वहाँ पर आग लगा के। अब वहाँ पर इसके बाद विनायक अपने घर जाता है एक सोने का सिक्का लेके। विनायक अपने घर को बहुत ज़्यादा बदला हुआ देखता है और वो देखता है उसकी बीवी ने एक पिसा हुए आटे को बेचने का काम स्टार्ट करा है। विनायक अपनी बीवी से बोलता है, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, अब हमारे दिन बदलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। अब विनायक उसी आदमी के पास जाता है जिससे उसने बहुत सारा कर्जा लिया था। विनायक उसे एक सोने का सिक्का दिखाता है और उसे उसकी कीमत पूछता है। अब विनायक के सर से उसका सारा कर्जा उतर गया था और वो कुछ दिनों बाद फिर से तुम्बाड़ जाता है और कुछ सोने के सिक्के वापस लाता है और उन्हें बेच के खूब पैसे कमाता है। अब इसके बाद विनायक कुछ बहुत ज़्यादा अमीर होना स्टार्ट हो जाता है। उसके घर की हालत भी बदल जाती है और उसका घर बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। अब उसके पंडित के दिल में भी लालच आ चुका था। वो विनायक को कहता है कि तुम मुझे अपने हिस्से में अपना सारा राज बता दो और मुझे भागीदार बना लो, लेकिन विनायक उसे मना कर देता है। लेकिन उस पंडित के मन में भी लालच आ चुका था। वो चाहता था कि वो तुम्बाड़ जाके खुद सोने के सिक्के लाए। इसी वजह से वो एक औरत को पैसे देता है और विनायक के पास लेके जाता है। वो उस औरत से कहता है कि तुम 2 दिन तक विनायक के साथ रहो, मैं 2 दिन के अंदर अंदर तुम्बाड़ जाके खूब सारे सोने के सिक्के ले आऊंगा। लेकिन वो औरत पैसों के लालच में आके विनायक को सारी सच्चाई बता देती है और वो उल्टा पंडित को ही फंसा देती है। अब वो पंडित तुम्बाड़ पहुंच चुका था और उसके पीछे पीछे विनायक भी आ चुका था। विनायक उसे जानबूझ के सारी सच्चाई दिखाता है। वो देखता है पंडित कि विनायक एक कुएं के अंदर उतरता है और बाहर आकर वो देखता है कि बाहर आते हुए विनायक के पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। पंडित भी वैसे ही करता है जैसे विनायक ने करा था। वो उस कुएं के अंदर उतरता है और वो देखता है वहाँ की दीवारें बहुत ज़्यादा पतली थी और वहाँ की दीवारों का रंग लाल था। जब वो पंडित नीचे उतरता है वो देखता है वहाँ पर कोई सांस ले रहा था। तभी उसे एक बॉक्स मिलता है। जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करता है वहाँ पर एक आटे की गुड़िया थी और वो जैसे ही आटे की गुड़िया उठाता है हंसतर को आटे की खुशबू आ जाती है और वो पंडित पे हमला करता है और आटे के साथ साथ पंडित को भी खा जाता है। कुछ देर बाद यहाँ पर विनायक आता है और विनायक देखता है पंडित का भी वही हाल है जो उसकी दादी का था। यहाँ पर देखते हैं विनायक को यहाँ पर एहसास होता है कि पंडित ने किस समय उसकी मदद भी की थी और यहाँ पर विनायक उस पंडित को आज़ाद कर देता है क्योंकि पंडित की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो उस बात से बहुत ज़्यादा दुखी है। इसी यहाँ पर एक कर्ज था। यहाँ पर दिखाया जाता है इंसान कभी भी जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन हस्तर काटा हुआ जो भी हस्तर जिसे को भी काट लेता है वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाता है। लेकिन इंसान जिंदा होने के बाद भी उसकी बॉडी हमेशा ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हमें स्टार्टिंग में विनायक की दादी को दिखाया गया था और यहाँ पर वो पंडित को दिखाया गया। अब यहाँ पर कुछ साल बीतने के बाद यहाँ पर हमें विनायक के बेटे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है कुएं से बाहर निकलने की। उसका एक पैर खराब होता है और यहाँ पर वो ऐसी बिल्कुल सेम टू सेम गुफा बना रखी होती है जैसे वहाँ पर असलियत में थी। यहाँ पर वो निकलने का अपना टाइम नोट कर रहा होता है। इसी के लिए यहाँ पर विनायक दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा था और उसे यही चिंता सताई जा रही थी अब कौन कुएं में जाके हस्तर से सोने के सिक्के वापस लाएगा। इसी वजह से वो अपने बेटे को सारी ट्रेनिंग दे रहा होता है। अब कुछ दिन बाद यहाँ पर विनायक और उसका बेटा तुम्बाड़ जाते हैं। अब वो अपने बेटे को यहाँ पर एक ट्रायल के लिए ला रहा होता है, ना कि उसे पूरा सब कुछ कराने के लिए है। यहाँ पर वो आटे की गुड़िया बनाते हैं लेकिन विनायक उसे बाहर फेंक देता है क्योंकि वो उसे सिर्फ ट्रायल कराने के लिए लेके आता है। जब वो गुफा में जाते हैं तो वो गलती से घेरा बना रहे होते हैं। तभी गलती से विनायक का बेटा वो एक आटे की गुड़िया ले आता है और उसे कुछ नहीं पता होता है वहाँ की सच्चाई के बारे में कि उस गुफा में क्या है और वो वहाँ पर मरते मरते वहाँ से बच जाता है। लेकिन विनायक का बेटा वहाँ पर गोल्ड कॉइन को उठा लेता है और वहाँ पर बाहर निकलते हैं उस गुफा से।
यहाँ पर जब वो विनायक और विनायक का बेटा बाहर निकलते हैं तभी विनायक अपने बेटे को बहुत ज़्यादा डांटता है और उसे मारता भी है, लेकिन विनायक के बेटे ने वहाँ से कुछ गोल्ड कॉइन उठा लिए थे। अब विनायक का बेटा विनायक से कहता है जब हम गुफा के अंदर जाते हैं तो सिर्फ एक ही आटे की गुड़िया लेके जाते हैं, अगर हम खूब सारी आटे की गुड़िया लेके जाएं तो हस्तर उसे खाने में बिजी हो जाएगा और हम हस्तर का पूरा बैग ही चुरा सकते हैं जिसमें से गोल्ड अनलिमिटेड गोल्ड निकलता है। ये दोनों के दोनों अगले दिन अपने प्लान को इम्प्रूव करने के लिए वही आटा खूब सारा आटा लेके तुम्बाड़ शहर जाते हैं और ये दोनों बहुत सारी गुड़ियाँ बना लेते हैं, लेकिन उस गुफा के अंदर जाने से पहले वो उस बॉक्स के चारों तरफ एक बहुत बड़ा घेरा बनाते हैं ताकि हस्तर बाहर नहीं आ सके। और जब ये दोनों के दोनों अंदर जाते हैं ये दोनों देखते हैं वहाँ पर जितनी गुड़ियाँ थीं वहाँ पर उतने ज़्यादा हस्तर आ चुके थे। अब ये दोनों के दोनों वहाँ पर बहुत फंस चुके थे, लेकिन हस्तर उस आटे की रेखा को बाहर पार नहीं कर सकता था। जब वो आटे की रेखा को पार करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। और यहाँ पर हमें बताया जाता है लेकिन इंसान तो खुद ही अपनी उसे आटे की गुड़िया दे रहा होता है, कि मतलब खिला रहा होता है, लेकिन हस्तर सूखे आटों को टच नहीं कर सकता। अगर वो टच करेगा तो वो तबाह हो जाएगा। और विनायक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसी वजह से वो अपने बेटे की खातिर अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। वो अपने चारों तरफ बहुत सारी आटे की गुड़ियाँ बांध के उस गुफा से बाहर निकलता है। इसी वजह से सारे के सारे हस्तर उसके पीछे आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर जब वो निकल रहा होता है तो सारे के सारे हस्तर यहाँ पर खत्म हो जाते हैं उस आटे के घेरे की वजह से। और यहाँ पर विनायक का बेटा भी बाहर आके देखता है विनायक की भी वही हालत हो चुकी है जो उसकी दादी की थी। यहाँ पर विनायक अपने बेटे को एक सोने से भरा बैग दे रहा होता है, लेकिन उसका बेटा यहाँ पर मना कर देता है और वो अपने बाबा को आज़ाद कर देता है आग लगा के उनमें। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना भूलें ना। थैंक यू।